हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल टू इन्फोट्रेड क्लासेस। आप सभी का इन्फोट्रेड क्लासेस पे क्या है, स्वागत है भाई। पिछली क्लासेस में हमने क्या बात करी थी माय डियर स्टूडेंट्स? पिछली क्लासेस में हमने रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओम्स लॉ, इन सारी चीज़ों की बात करी थी। कल वाली क्लासेस में, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किस चीज़ की, लास्ट टॉपिक की बात करी थी कि जब रेजिस्टेंस को हम क्या करते, किसी वायर को स्ट्रेच कर दें तो उसके ओरिजिनल रेजिस्टेंस में और जो ओल्ड रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसकी बात करी थी हमने किस चीज़ में, कल वाली क्लास के लास्ट टॉपिक्स में। आई होप ये बात आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है भाई, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो आज हम किस चीज की बात करेंगे? सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं। किस चीज की? सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस का क्या देखना है? सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखना है। चलो भाई, सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस की हम लोगों को क्या करनी है, बात करनी है। अब देखो जरा ध्यान से कि रेजिस्टेंस कब सीरीज में होता है। पहले हम बात करेंगे किस चीज की, सीरीज कनेक्शंस की। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कैसे पहचाने कि सर सीरीज जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगा है? हाउ टू रिकॉग्नाइज रेजिस्टेंस कि वो सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा है, कैसे पता चले? अब देखो, इसके बहुत सारे टेक्निक्स है, लिटरली मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनते रहना है कि सीरीज कनेक्शंस में क्या होगा, पैरेलल कनेक्शंस में क्या होगा। इन सारी बातों पे अपन अभी ध्यान डालेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से चीजें देखते रहना है। सपोज कि अपने पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और तीसरा कौन सा, R3। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। ये A पॉइंट है और क्या है, ये B पॉइंट। पहली बात कि सर ये कैसे पहचाना जाए कि ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो कैसे हैं, सीरीज में। पहली बात तो यही जानना है कि ये कैसे जाना जाए कि रेजिस्टेंस जो लगे हैं किस चीज में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। अब ये बात आपको समझना है। देखो इसका टेक्निक क्या है, ध्यान से समझो। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो कर जाए, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शंस कहते हैं। और सीरीज कनेक्शंस में करंट का वैल्यू सेम होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सर आप कुछ और टेक्निक बताओ, ध्यान से सुनो। रेजिस्टेंस पहले का, इसका पहला टर्मिनल है, ये दूसरा है। ऐसे ही दूसरे रेजिस्टेंस का ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा है। तीसरे का ये पहला है, ये दूसरा टर्मिनल है। जब ध्यान से देखो, पहले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल के साथ
दूसरा रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल जुड़ा हो तो ऐसे कनेक्शंस को सीरीज कनेक्शंस कहते हैं। फिर से दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल तीसरे रेजिस्टेंस के पहले से जुड़ा है तो ऐसे कनेक्शंस को कौन सा कनेक्शन कहेंगे? हम सीरीज कनेक्शन कहेंगे। सर कैसे पहचानेंगे? पॉइंट जरा लिखवा दो। क्या लिखेंगे? व्हेन सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस and when second terminal of first resistance is connected with first terminal of second resistance known is series connection, known as सीरीज कनेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्लियर बात है। अब सर सवाल ये है कि सीरीज कनेक्शंस में अब रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो सीरीज कनेक्शंस में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है R1 रेजिस्टेंस प्लस R2 रेजिस्टेंस प्लस R3। अगर R टोटल 3 रेजिस्टेंस के लिए निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बहुत सारे सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं, अगर उसको निकालने का फॉर्मूला है तो सारे रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, देखो सीरीज कनेक्शंस की एक खास बात बताता हूं मैं आपको, वो ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सो आप इसका ध्यान रखेंगे। जो आर टोटल का वैल्यू आएगा वो ज्यादा होगा किस चीज से? आर मैक्सिमम से। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये बात तो आप अच्छे तरीके से समझाओ। अब ये कहना चाहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं और उन सीरीज में लगे हुए जो रेजिस्टेंस हैं, अगर उनमें से किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है, तो उस मैक्सिमम रेजिस्टेंस से हमेशा ही टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये बात आपको समझ में आ रहा है कि वो वैल्यू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा। आई होप ये बात आपको क्या हो रहा होगा? क्लियर हो रहा होगा। अब सर जरा कुछ इसके क्वेश्चंस कराओ, जैसे बताओ। अब एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। थ्री रेजिस्टेंस of 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in series. Are connected in series. Find the total resistance. Find the total resistance. क्या निकालना आपको? टोटल रेजिस्टेंस निकालना। अब आपको पता है कि सर क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उसको देखते हैं। R1 का वैल्यू कितना दे रखा है सर? 10 ओम दे रखा है। R2 का वैल्यू क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स? 15 ओम दे रखा है। एंड R3 का जो वैल्यू है वो कितना है? 30 ओम।
अब आपको पता है कि आर टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है सीरीज में? तो सर आप ही ने बताया है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर बात करी जाएगी तो R1 कितने 10 ओम का 15 प्लस 30। तो अगर देखा जाए यहाँ से 25 ये हो गया, 30 ये, यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 55। कितना आ गया भाई 55 ओम इसका वैल्यू आ गया। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? चलो अब जरा ध्यान से देखो, ये तो सीरीज कनेक्शंस की कहानी थी। अब सर पैरेलल कनेक्शन में क्या है वो भी समझाओ आप, कि पैरेलल कनेक्शंस में हम क्या करते हैं। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो सर, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन का क्या मतलब वो ध्यान से सुनो कि सर पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा। अगर पैरेलल कनेक्शंस की हम बात करें, देखो ध्यान से समझो कि तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। अब पहचानने का तरीका क्या है सर, कैसे पहचाने? पहली बात तो रेजिस्टेंस 1 का जो टर्मिनल फर्स्ट है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ा रहेगा और दूसरा दूसरे से। ये पहचानने का सर तरीका है। अब सवाल ये है कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा तो हम कैसे टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल का रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 R total is equal to 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है सर। यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, ध्यान से सुनते रहो कहानियां कुछ, एक केस में बना देता हूं। इफ two resistances are connected in parallel, then total resistance will be, कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस? तो उस केस में ध्यान रखना है कि आर टोटल जो होगा वो क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या रहेगा अपने पास, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल्स में लगे हों तो उसका क्या रहेगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला रहेगा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। एक बात मैं और आपको समझाता हूं।
अब इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है, आर टोटल का वैल्यू, ये हमेशा क्या होगा, आर मिनिमम से कम आएगा। क्या आएगा भाई, आर मिनिमम से क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, कम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सर पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, ध्यान से समझना इस बात को, पैरेलल में जो हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, चाहे जितना छोटा से छोटा रेजिस्टेंस हो, उसका वैल्यू आर टोटल के वैल्यू से बड़ा ही रहेगा। आर टोटल के वैल्यू से क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही रहेगा। आई होप ये बात आपको क्या हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई दो राय, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से समझो, अब जरा ध्यान से समझो एक बात। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, ध्यान से देखो, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकाल के आपको दूंगा मैं। If 5 resistance each of 10 ohm are connected in parallel, then calculate the equivalent resistance। आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो 5 की जगह पे मैं अभी 4 कर देता हूँ। सर टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या है, 1/RT। और इसका वैल्यू कितना है, 1/R1। सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10 का है। ठीक है सर, इस केस में क्या होगा, सर एलसीएम लेंगे 10 रहेगा, ऊपर सबको ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। तो 1/RT का वैल्यू कितना आ गया है, 4/10 आ गया है। तो अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना हो, तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/4, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 ये बात क्लियर है पहले, 2.5। ये बात आपको क्लियर है। अब एक चीज देखो जरा, आपको अभी समझाया था कि टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा आर मिनिमम से क्या होगा, आर मिनिमम से कम आएगा। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम था और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2.5। दैट मींस एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी आर टोटल का वैल्यू क्या आया है, कम आया है। ये बात आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या आया है अपने पास, कम आया है। लेकिन एक बात मैं आपको और समझाता हूं, अगर सेम रेटिंग के रेजिस्टेंस लगे हैं, देखो फॉर्मूला देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ। अब शॉर्टकट क्या है इसके लिए, इफ सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस are connected, same value of resistances are connected in parallel, then its equivalent resistance will be
आर टोटल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखो जरा, R/N। सर ये फॉर्मूला जो है वो क्या बता रहा है? R इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, और ये N क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बता रहा है भाई? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप ये बात क्या होना चाहिए आपको, क्लियर होना चाहिए। ये बात आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलो, अगर यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो आपको एक क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर्स करना है। फाइंड द resistance between point A to B। यहां रेजिस्टेंस लगा है भाई 15 ओम का, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है 30 ओम का, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा है कितने का, 10 ओम का। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस आपको क्या करना है हमारे स्टूडेंट्स, निकालना। अब सॉल्यूशन कैसे है, अब देखो जरा। अब इसमें सीरीज रेजिस्टेंस भी है और पैरेलल रेजिस्टेंस भी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे ध्यान रखना है आपको कि आपको पैरेलल का जो रेजिस्टेंस लगा है उसका वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करें। पैरेलल का रेजिस्टेंस का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करें। अगर इस रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करें तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसका आर टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है सर, लगाओ भाई। अब यहां से अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, 15 ओम तो 30 ओम अपॉन 45। अब 15 से ये 3 बार में और 3 से ये कितने, 10 बार में, तो 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया किसका। हाँ जरा देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस पैरेलल को सॉल्व करके कितना आ गया मेरे स्टूडेंट्स, 10 ओम तो ये था और 200 ओम ये भी आ गया। अब ए बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको पता है कि दो रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं, हाँ सीरीज में दिख रहे हैं। कैसे दिख रहा है भाई, सीरीज में। तो अगर आर टोटल मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 प्लस R2 हो जाएगा, और R1 प्लस R2 का मतलब 10 प्लस 10 कितना आ गया यहाँ से, 20 ओम आ गया। क्या गया भाई, इसका ए रेजिस्टेंस जो है आर ए बी का रेजिस्टेंस कितना आया है, 20 ओम आया है। आई होप ये बात आप सबको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये बात आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।
चलो, ये बात क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबको क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ तक की पॉइंट्स क्लियर है, यहाँ तक की चीजें क्या हो रही हैं, अगर आपको क्लियर हो रही हैं, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे किस चीज का। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ और करा दूं, एक क्वेश्चन और रेजिस्टेंस का करवा देता हूँ ताकि और भी डाउट्स कम हो सके आपके। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू देखो 1 ओम है, इसका भी वैल्यू कितना है, 1 ओम है, ये कितना अपने पास 2 ओम है, ये 1 ओम है, और ये भी कितना है, 2 ओम है। ये P पॉइंट है और ये Q। अब देखो इसका रेजिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब जहां जहां जो चीजें हम लोगों को दिख रही हैं, वैसे वैसे हम क्या कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर देंगे। जहां जहां पे जो चीजें दिख रही है वैसे वैसे सॉल्व कर देंगे। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से आपसे माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 1 ओम और 1 ओम का रेजिस्टेंस कैसे दिख रहा है, ये 1 और 1 कैसे दिख रहा है, सीरीज में। तो सर 1 और 1 सीरीज में दिख रहा है, तो अगर मुझे इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना हो तो 1 ओम प्लस 1 ओम कितना आ गया अपने पास, 2 ओम आ गया। अब 2 ओम आ गया तो ये सर्किट को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस, इधर ये रेजिस्टेंस आ गया, इधर ये रेजिस्टेंस है, और साथ में यहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, यहाँ का वैल्यू आ गया 2 ओम आपके पास। ये भी क्या है, 2 ओम है, यहाँ कितने का, 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ कितने का, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये पी क्यू पॉइंट्स है। अब सर ये 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में लिख रहे हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व होता है, 2 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो 4 अपॉन 4 कितना आ गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब इसको सॉल्व करके 1 ओम का रेजिस्टेंस आया भाई, यहाँ देखो तो सर्किट क्या हो गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस ये, 1 ओम का रेजिस्टेंस ये, और इधर कितना, 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 1 ओम मिल रहा है, यहाँ 1 ओम मिल रहा है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है भाई, 2 ओम मिल रहा है। ये पी क्यू पॉइंट्स। अब क्या दिख रहा है सर, 1 और 1 कैसे दिख रहे हैं, ये 1 और 1 माय डियर स्टूडेंट्स कैसे दिख रहा है भाई, 1 और 1 कैसे दिख रहा है, सीरीज में तो ऐड होकर 2 हो जाएगा, और 2 पैरेलल में दिख रहे हैं, तो ओवरऑल जो पी क्यू का रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, अगर निकाला जाए यहाँ से आर टी का वैल्यू, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, यहाँ से 4/4 रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगा, 1 ओम रहेगा। पी क्यू के रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स,
1 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। और आई होप ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आई होप आपको ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हैं, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, तो आगे अपन नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ का है, करंट डेंसिटी का। क्या किस चीज़ का कॉन्सेप्ट रहेगा भाई, करंट डेंसिटी का, कि करंट डेंसिटी क्या होता है। आपसे पूछा जाए कि करंट डेंसिटी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो सर जे से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जे से कर देते हैं इसको डिनोट। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझो कि करंट डेंसिटी होता क्या है, उसके पहले एक कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। मान लो कि एक रूम है 10x10 का, इसमें 4 लोग टोटल रहते हैं, 6 लोग मान लेते हैं भाई कि 6 लोग रहते हैं। मैं पूछूं इस रूम का, मेरे को क्या बताओ, रूम का आप पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ। रूम की आपको क्या बताना है भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है कि रूम का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो आप इस केस में क्या करेंगे कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कह लो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपॉन क्या, टोटल एरिया। क्या अपॉन टोटल एरिया। आया बात समझ में, कि टोटल एरिया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपॉन टोटल एरिया क्या बताएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बताएगा। तो आज के बाद दिमाग में ये सेट कर लो कि किसी भी डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर करंट डेंसिटी पूछा गया है तो टोटल नंबर ऑफ करंट तो नहीं लिखेंगे, टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया लिखेंगे करंट डेंसिटी के लिए। अगर ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा गया है तो टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल एरिया लिखेंगे। अपने दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करेंगे। तो अगर इसकी बात करी जाए, ये तो जस्ट समझाने के लिए हमने लिखा था, तो क्या निकल के आया कि करंट डेंसिटी क्या होगा, तो क्या लिखेंगे इसको भाई, इट इज द रेशो ऑफ, it is the ratio of current in the wire to the total area। इसका मतलब अगर J को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, J इज इक्वल टू I अपॉन ए। अब करंट है तो इसका यूनिट क्या होता है भाई, एम्पियर में लिखते हैं सर। अगर एरिया है तो किस चीज में लिखता है, मीटर स्क्वायर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट डेंसिटी का यूनिट क्या, अगर करंट डेंसिटी की यूनिट पूछी जाए आपसे कि करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, सर यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इक्वल टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या रहेगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और आई होप ये बात आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चल, यहां तक बात क्या होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब सर एक बात देखो जरा ध्यान से, एक तो करंट डेंसिटी बता दिया आपने, अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ध्यान से सुनते रहो कि अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट
कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहली बात कि किस चीज से डिनोट करते हैं, ये ज्यादा जरूरी बात है। ई के साथ सर इसको डिनोट करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कहता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज और उनके बीच का जो दूरी है उसका ये अनुपात है। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशो ऑफ voltage between two points and distance between two points is known as electric field। अब देखो, अब आगे क्या है भाई, अगर इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, it is the ratio of it is the ratio of voltage between two points to the distance between two points। अब सवाल ये है कि ये डिस्टेंस टू पॉइंट्स जो आप लिख रहे हैं ये किस चीज का है, किस चीज का है भाई, तो ये कंडक्टर का है। किस चीज का है, कंडक्टर का है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका क्या समझ में आया यहां से, कि सर अगर हम बात करें किस चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या निकल के आया, v अपॉन लेंथ आया, जिसको हमने डिस्टेंस लिखा था उसको हमने l से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर ये v क्या है, सर ये क्या होता है वोल्टेज, और ये क्या है अपने पास लेंथ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या लिखूं, देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या लिखूं, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहां से लिखा जाए भाई, यूनिट लिखा जाए इसकी, सॉरी यूनिट की हम बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वोल्टेज को हम क्या लिखेंगे वोल्ट, और लेंथ को क्या लिखेंगे हम मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये बात। अच्छा एक और तरीका है, जरा ध्यान से देखो, कि सर हम फोर्स को लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर इसमें से हम E का वैल्यू निकालें, तो यहां से अगर E का वैल्यू निकाला जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या निकल के आएगा भाई, सर E जो रहेगा वो क्या रहेगा, F अपॉन क्यू रहेगा। अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, F क्या है, फोर्स है, Q क्या है, चार्ज है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, और चार्ज का यूनिट क्या रहेगा, कूलम रहेगा। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी क्या लिख सकते हैं भाइयों, और क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन पर कूलम भी हम इसको लिख सकते हैं। न्यूटन पर कूलम भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और यहां तक की चीजें क्या होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक कि आपको चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। चलो
अब हम किस चीज़ की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, कि कितने टाइप्स का एलिमेंट्स होता है, किस चीज़ की बात करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब कितने प्रकार का एलिमेंट हो सकता है, ऑन द डिफरेंट कैटेगरीज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। कुछ इसकी कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से इसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। किस चीज की भाई, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स की बात करेंगे। दूसरी बात किस चीज की करेंगे हम, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स की। लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स की। तीसरी बात क्या है, तीसरी जो बात अपने पास निकल कर आ रही है, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट की बात करेंगे। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, यूनिलेटरल और बाईलेटरल। क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल एलिमेंट्स। तो इसका भी क्या रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल एलिमेंट्स। और लास्ट जो अपने पास रहेगा, उसको हम कहेंगे लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स, दीज आर द मेन कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स जिसमें हम क्या करेंगे, आगे स्टडी करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों की हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स की, कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स होता क्या है। किस चीज़ की बात करेंगे हम पहले, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स की हम बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि पहले एक्टिव एलिमेंट्स को देखेंगे, कि एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या, फिर पैसिव को देखेंगे। अब देखो ध्यान से समझो कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। कहता है वैसा एलिमेंट्स जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन टाइम पीरियड के लिए एनर्जी का सप्लाई करे, वैसा एलिमेंट्स जो एनर्जी का सप्लाई करे इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड्स के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। या वैसे एलिमेंट्स जिनके पास सेल्फ एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी हो,
वो सिग्नल्स को क्या कर सकते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो, तो वैसे भी एलिमेंट्स को हम कौन सा एलिमेंट्स कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर है बात। अब एग्जाम्पल कौन कौन सा सर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये क्या है, ये हमेशा एनर्जी का सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे भाई, एक्टिव एलिमेंट्स के कैटेगरी में रखेंगे। दूसरी बात कि जिसके पास सेल्फ एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी हो, लाइक बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स। एग्जाम में ये एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं, सो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो अपन क्या लिखेंगे भाई, क्या बात बोल देंगे भाई, द एलिमेंट्स which can deliver energy for infinite duration of time period infinite duration of time period is called as active element। क्लियर है। दूसरा कि और हम क्या लिख सकते हैं इसको, और element which has self amplification property self amplification property is called as active element। अब एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना। वोल्टेज एंड करंट सोर्स, दूसरा बीजेटी, ओपैम्प एंड एफईटी एटसेट्रा। बीजेटी का मतलब है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओपैम्प का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एफईटी का मतलब है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये आगे चल के सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो आज की क्लास में बस गाइज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स को लेके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय करा होगा।